अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी और हाफिज़ इदरीस कुरैशी पिछले 11 महीनों से जेल में बंद है। उन पर तब्दीली मज़हब जैसा कई इल्ज़ाम लगा हुआ है और कब मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई होगी, कब उन्हें जेल से आज़ादी मिलेगी, कब उन्हें रिहाई मिलेगी, अब तक कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता है। उनके जो वकील है उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने भी कोई तसल्ली बख्श रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा कि हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है, उम्मीद यही रखते हैं कि जल्द उन्हें ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन ज़मानत कब मिलेगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दूसरी तरफ तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, ईडी मामले में पड़ चुकी है और कई सारे इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। इस बीच मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल में भी उन लोगों की रिहाई का परवाना बन रहे हैं जिनको रिहा कराने वाला कोई नहीं है। अब जब जेल जाएंगे या जेल के बारे में जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सज़ा जेल में पूरी हो जाती है, लेकिन इस सज़ा पूरी हो जाने के बावजूद वो शख्स जेल में ही रहने पर मजबूर होता है, क्योंकि बाहर उनके केस की कोई पैरवी करने वाला नहीं होता, कोई उनकी ज़मानत कराने वाला नहीं होता, कोई उनके रिश्तेदारों में, घर वालों में ऐसा नहीं होता जो अदालतों के चक्कर काटे। और ऐसे कई सारे लोग होते हैं। ऐसे लोगों में एक नाम है रईस का, जिनसे मौलाना कलीम सिद्दीकी और हाफिज़ इदरीस कुरैशी की जेल में मुलाकात हुई। रईस नाम है और उत्तर प्रदेश के यानी मशरक़ी यूपी का वो रहने वाला है। उससे मौलाना कलीम सिद्दीकी की मुलाकात हुई। उम्र कैद की किसी मामले में उसको सज़ा हुई थी। 16 साल से वो बंदा जेल में बंद है, यानी साल 2007 से ही वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की जेल में बंद था। सज़ा पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई बाहर उसकी पैरवी करने वाला नहीं था, कोई इसकी ज़मानत कराने वाला नहीं था। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने अपने वकील एडवोकेट उसामा इदरीस नदवी को हुक्म दिया और कहा, बेटे तुमसे गुजारिश है कि तुम रईस नाम के शख्स की ज़मानत करवाओ, इसको जेल से निकालो। अगर ये काम कर लोगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि वाकई में तुम वकील हो और अपने फरीज़े में ईमानदार हो। एडवोकेट उसामा इदरीस नदवी ने कल एक ब्लॉग लिखा, एक मजमून छोटा सा लिखा मिल्लत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट पर। उसामा इदरीस नदवी के मजमून भी शाये हुआ है, जिसकी इब्तिदा उन्होंने कुछ इस तरह की है। हमारी रिहाई किसी गरीब, मुफलिस, लाचार, परेशान हाल की रिहाई से मुताल्लिक़ है। अगर तुमने उन लोगों को जेल से आज़ाद करा दिया तो अल्लाह तुम्हारे केस में भी तुम्हें कामयाबी देगी। बाबू, हमारे लिए दुनिया की अदालत में नहीं, अल्लाह की अदालत में अर्ज़ी लगाओ। ये बातें हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब बार बार मुझसे अदालत में पेशी पर कहते थे। एडवोकेट उसामा इदरीस नदवी ने असल अपने मज़मून में लिखा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने मुझसे कहा कि जो लोग सालों से जेल में बंद है उनकी तुम रिहाई कराओ, और उन्हीं की रिहाई शायद मेरी रिहाई का सबब बन जाए। और उन्होंने जब भी यानी मौलाना कलीम सिद्दीकी से जब भी जेल में मुलाकात हुई, खा पेशी के वक्त या किसी और वक्त, या फिर जब भी जेल से फ़ोन पर आया हो, बातचीत हुई हो उनका या उनके वालिद गिरामी एडवोकेट हाफिज़ इदरीस साहब का, तो उन सब ने कहा कि तुम रईस नाम के शख्स की रिहाई करवाओ, उन्हें जेल से आज़ादी दिलवाओ। एडवोकेट उसामा इदरीस नदवी अपने मजमून में लिखते हैं कि उन्होंने बार बार अदालतों के चक्कर लगाए, कोशिश की और बिलाखिर जज साहब ने 1 महीना पहले ही उनकी आज़ादी और उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। उसके बाद मामला अटका रहा क्योंकि फ़ाइलें नहीं मिल रही थी, काफ़ी पुराना मामला हो चुका था, तो ऑफिसों का दिन रात चक्कर लगाना पड़ा और बिलाखिर उनकी फ़ाइल मिली और 27 जुलाई को रईस जेल से बाहर आ गए। रईस कौन है उनको आप स्क्रीन पर एडवोकेट उसामा नदवी के साथ देख सकते हैं। रईस के बारे में लिखा है एडवोकेट उसामा इदरीस नदवी ने अपने ही मजमून में कि रईस जब जेल से बाहर आए तो किसी का मोबाइल फ़ोन लेकर के उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा मेरा नाम रईस है और हज़रत हाजी साहब ने और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है, आपसे कहा है कि आप मुझसे जेल के गेट पर आकर के मिलिए। उसामा इदरीस नदवी के जहन में नाम पहले से था और उनको यकीन हो गया है कि अब जेल से उनको आज़ादी मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी और अपने वालिद हाफिज़ इदरीस का हुक्म समझते हुए वो अपनी गाड़ी से 20-30 मिनट के अंदर लखनऊ शहर से जेल पहुंचते हैं। जब जेल पहुंचते हैं उसामा तो उनको नज़र नहीं आते वो कि कौन है। किसी के मोबाइल से उन्होंने फ़ोन किया था एडवोकेट उसामा को, वो मोबाइल यानी वो जो फ़ोन करने जिसके मोबाइल से उन्होंने फ़ोन किया था वो बंदा भी वहाँ से जा चुका था। बड़ी तगो दौ के बाद वहाँ पर एक बंदा टोपी
लगाए हुए मिला, अठेर उम्र का था वो। एडवोकेट उसामा इदरीस ने उससे जाकर के पूछा आपका नाम रईस है? उन्होंने पूछा आप एडवोकेट उसामा हैं? कहा हाँ। इस तरह दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद एडवोकेट उसामा ने रईस को पहले जाकर के होटल में खाना खिलाया, उसके बाद उनको बस में बैठाया। उनके घर मशरक़ यूपी में किसी जगह था, वहाँ जाने का उन्होंने मुकम्मल किराया दिया। उसी दौरान यानी एडवोकेट उसामा इदरीस नदवी के मोबाइल से रईस ने अपने घर पर किसी से फ़ोन पर बातचीत की, शायद उनकी बहन थी। आवाज़ सुनकर वो एक तरह से बहुत ज़्यादा लड़खड़ा भी गई और क्या उनको लगा कि मेरा भाई जितने सालों से जेल में बंद था वो अब आ रहा है। उसके बाद वो रईस अपने घर के लिए निकल गए। बीच में उनकी बहन ने दोबारा फ़ोन किया एडवोकेट उसामा इदरीस नदवी को, कब तक मेरे भाई नहीं पहुँचे, कब तक पहुँच जाएंगे, खैरियत से तो पहुँच जाएंगे। रईस अपने घर पहुंच जाते हैं, फिर उसामा इदरीस को फ़ोन करके बताते हैं कि मैं खैरियत से घर पहुंच गया हूं, आप सब लोगों का शुक्रिया। रईस ने जेल से निकलने के बाद उसामा इदरीस नदवी को जेल के कुछ हालात भी शेयर किए और बताया जेल में हम लोग कैसे रहते थे, मौलाना कलीम सिद्दीकी और हाफिज़ इदरीस कुरैशी के साथ हम किस तरह वहाँ ज़िंदगी गुजारते थे, वहाँ की क्या मसरूफियात होती थी, वहाँ का क्या निज़ाम होता था। उस ताल्लुक़ से 3-4 क्लिप है जिसको आप यहाँ पर सुनिए, जो रईस ने बताया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी कैसे जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुआ है हाजी साहब की, मौलाना साहब की कि मैं छूट गया हूँ, अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनकी बेल हो जाए, अल्लाह ताला उनकी मजिस्ट्रेट के दिल में रहमत फरमा दे। पाक परवरदिगार से यही वो है, हमेशा दुआ रहेगी, दुआ करते रहूँगा, दुआ करूँगा। हमारे घर वाले करेंगे, हमारे बाल बच्चे करेंगे, हमारे साहब, हमारे वकील साहब को भी, उसामा भाई को भी अल्लाह अच्छा रखे, उनके बाल बच्चे को अच्छा रखे, खुश रहे। तो हजरत से मिल के आए थे? हाँ, गले मिला, गले मिला, फिर हाजी साहब से गले मिला। बोले हाजी साहब कहे कि उसामा मिल लेंगे, आ जाएंगे, या तो आ गए होंगे या तो बुला लेना, फ़ोन नंबर ले लो। ले लिया, तो इसे आपको फ़ोन किया, आपसे मुलाकात हो गई। नहीं तो अंदर वो लोग नमाज वगैरह किस तरह से अदा? नमाज अंदर हम लोग पढ़ते हैं, बैरिक के बाहर नहीं पढ़ सकते। अच्छा, पहले पढ़ते थे बैरिक के बाहर, अब नहीं पढ़ते हैं। हाजी साहब नमाज पढ़ाते हैं और हम लोग 8-9 लोग नमाज पढ़ते हैं। और अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, हाजी साहब को, हजरत जी को। वो ईद में खीर बंटवाए थे, खजूर, बिस्किट, नमकीन सब बंटवाए थे। ईद में भी बंटवाए, बकरीद में भी बंटवाए। उनकी बड़ी बहुत इज्जत करते हैं सब, मतलब पूरा हाथा इज्जत करता है उनकी। बहुत अदब लिहाज से बात करते हैं, आके बैठेंगे, सलाम दुआ करेंगे, सलाम दुआ करके बैठेंगे, फिर जाएंगे। और खाने पीने का किस तरह होता है? खाने पीने का यही सब्जी आती है, कभी लौकी की आती है, कभी कद्दू की आती है, फिर जेल तो है ही है। और जुमा के दिन शाम के टाइम अरहर की रहती है दाल, और शनिचर के दिन उड़द राजमा रहता है। तो हजरत साहब जो हैं, आपके खाने पीने का ध्यान कैसे है सब? हाँ, हम लोग रखते थे, हाजी साहब रखते हैं। खाना पीने का इंतजाम हाजी साहब देखते हैं। तो आपको तो बहुत दुआएं मिली हजरत साहब के पास से। आप बहुत क्या कहते थे? ऐसा कोई दिन नागा नहीं जाता कि हम लोग उनके मतलब खिदमत ना करें। अच्छा, नहीं करते रहते, नहीं। अच्छा, नहीं क्या चीज होती, पहले हम लोग को, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला हुक्म दे रहा हमको, हम कर रहे हैं। बहुत इज्जत है। तो तहज्जुद में तहज्जुद में 2 बजे उठ जाते हैं दोनों जन। अच्छा, तहज्जुद पढ़ते हैं,
اس کے بعد تلاوت کریں گے. تلاوت کرنے کے بعد پھر ٹائم ہو جاتا نماز کا, تو ہم لوگ کو پاری پارا اٹھائیں گے. ہم لوگ 4-5 لوگ کو اٹھاتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں. ہم لوگ نماز پڑھ کے پھر باہر کی بیرک کے باہر کی گنتی دیتے ہیں. گنتی دینے کے بعد مولانا صاحب اور حاجی صاحب چلے جاتے ہیں واکنگ کرنے, تھوڑا پیچھے بیرک کے پیچھے واکنگ کرتے ہیں. واکنگ کر کے آتے ہیں, ایک گلاس دودھ پیتے ہیں ماشاءاللہ, اور پھر یہی آرام کرتے ہیں. پھر نماز پڑھتے. نماز تو کوئی چھوٹتی ہی نہیں ہے دونوں جن کی. کیا اشراق ہوا, کیا یہ کیا بولتے ہیں, چاش کی نمازیں, تہجد کی نمازیں, نماز تو نہیں چھوٹتی دونوں جن کی. جب اٹھتے ہیں دونوں جن اٹھتے ہیں, 2 بجے اٹھ جاتے ہیں. وہاں پہ جیسے غریب لوگ رہتے ہیں ان کا بھی بہت خیال رکھتے ہوں گے نا سب لوگ؟ بہت خیال رکھتے ہیں. آپ کے لیے بہت پریشان تھے؟ ہاں بہت پریشان تھے, بہت پریشان تھے بیچارے. اب دعا کیجیے اللہ سے, اللہ دونوں لوگوں کو, سب لوگوں کو, جتنے بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں سب لوگوں کو رہائی نصیب فرمائے. آپ خوش ہو کے گھر جائیے. بھائی ہے, فرما دے میرے مالک میرے کام پر. تو آپ نے سنا رئیس کی اس گفتگو کو جو انہوں نے مولانا کلیم صدیقی کے تعلق سے کہا ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ مولانا کلیم صدیقی کو پچھلے سال سپٹمبر میں ہی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا جب وہ دلی سے اپنے گھر میرٹھ میں واقع پھلت جا رہے تھے. بیچ میں ہی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اور گرفتاری کے بعد انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا. ان پر الزام لگا دیا گیا کہ وہ زبردستی ہندوؤں کا مذہب تبدیل کراتے تھے, ان کو مسلمان بناتے تھے. حالانکہ اب تک اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے, کوئی صداقت سامنے نہیں آئی ہے کہ مولانا کلیم صدیقی نے کسی بھی ایک شخص کا زبردستی مذہب تبدیل کرایا ہو. اب ان پر دوسرا الزام لگا دیا گیا ای ڈی کے تعلق سے, یعنی بلیک منی کا, دوسری چیزوں کا, لیکن اب تک بھی کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے. اسی الزام میں پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے عمر گوتم صاحب کی گرفتاری کو, وہ بھی جیل میں بند ہے. مولانا کلیم صدیقی کے قریبی ساتھی تھے حافظ ادریس قریشی, ان کو بھی 2-4 دنوں کے بعد یو پی پولیس نے گرفتار کر لیا, ٹی ایس نے, اور انہی کے ساتھ مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ ان کو بھی جیل میں رکھا گیا ہے. حافظ ادریس قریشی والد ہیں ایڈوکیٹ اسامہ ندوی کے. اسامہ ندوی مدرسہ سے فارغ ہے, دارالعلوم ندوہ سے انہوں نے تعلیم مکمل کی ہے. اس کے بعد معہد الاسلامی حیدرآباد میں بھی انہوں نے کورس مکمل کیا. جرنلزم سے بھی ان کا ایک طرح سے تعلق رہا, سیاست میں بھی وہ آئے. ابھی بھی MIM میں ایڈوکیٹ اسامہ ندوی ہے اور انہوں نے لاء کی تعلیم حاصل کی, اور اب خود ہی اپنے والد اور مولانا کلیم صدیقی کا کیس ایڈوکیٹ اسامہ ندوی دیکھ رہے ہیں. تو یہ پورا معاملہ ہے. مولانا کلیم صدیقی کے لاکھوں فالوورز ہندوستان میں اور دنیا بھر میں موجود ہیں. سب لوگوں کو ان کی رہائی کا انتظار ہے, لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی اپڈیٹ تفصیل سے سامنے نہیں آ پا رہی ہے. لیکن مولانا کلیم صدیقی نے اس بیچ جو اہم کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے جیل میں 16 سال سے بند ایک شخص کو آزادی کا پروانہ عطا کیا. اب رئیس جیل سے باہر کی فضا میں گھوم رہا ہے, وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے, اور ایسے بھی کئی لوگ جیلوں میں بند ہو سکتے ہیں جن کی رہائی کرانے والا کوئی نہیں ہے. اس گفتگو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملت ٹائمز کو فائنینشیلی سپورٹ کیجیے. اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک اور اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز موجود ہے. ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی اکاؤنٹس پر فالو کیجیے. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.